नमस्कार एंड सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों को मेरे पीछे दिख रहा है क्लास 12th मैथ्स का सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25। इस वीडियो के अंदर हम लोग बेटा इस सैंपल पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे। हर एक सवाल को समझना, एनालाइज करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही सवाल बेटा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में फेस करने को मिलेंगे। और अगर आप ऑलरेडी गगन सर से पढ़ रहे हो बेटा, आप लोगों ने गगन सर की पीडीएफ सॉल्व करी है, वन शॉट्स देखे हैं, तो जब आपने सैंपल पेपर के सवालों को देखा होगा ना, तो आपके चेहरे पे मुस्कान जरूर आई होगी कि सर ऐसे सवाल तो हमने ऑलरेडी आपकी पीडीएफ में वन शॉट में कर रखे हैं। तो चलो यार सवाल बनाना चालू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बेटा जनरल इंस्ट्रक्शंस, 38 सवालों का आप लोगों को सामना करना है। 5 सेक्शन में ये सवाल आते हैं। सेक्शन ए में होते हैं बेटा हमारे पास क्या, 1 मार्कर, जिसमें हमारे पास 18 एमसीक्यूज होंगे नॉर्मल, और 2 हमारे पास असर्शन रीजन होंगे। फिर सेक्शन बी में बेटा हमारे पास आते हैं 2 मार्कर्स। कितने टोटल होते हैं बेटा, 5 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन सी में आते हैं बेटा 3 मार्कर। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 6 होते हैं बेटा टोटल 3 मार्कर्स। और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप सवाल जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। ऐसे अपन लोगों को कितने 4 सवाल करने होते हैं। और उसके बाद आता है केस बेस्ड क्वेश्चंस की बारी। 3 क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क ईच के। ठीक है, तो चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग श्री गणेश करते हैं बेटा, कहानी को बनाना चालू करते हैं। पेन चेंज कर लें, चलो कर लिया भाई। पहला सवाल क्या कह रहा है, इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए आपको ये दिया हुआ है बेटा, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप लोगों ने एक बहुत खूबसूरत सी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है दोस्त, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब आप खुद देखो यार, यहां पे आपको ये नहीं लग रहा कि 2025 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहां से आपको हिंट मिल रहा है कि यार सर जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, इस सवाल के अकॉर्डिंग हमको 2025 दिया हुआ है। तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो पता चल गया, अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बताना है बेटा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहां पे n क्या होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहां पे ऑर्डर क्या है बेटा, 3/3। तो n की जगह 3 डालोगे तो आपको दिखेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ए के स्क्वायर के बराबर। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2025 प्लस 2025 का स्क्वायर। दोस्तों देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, हेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आसान था सवाल। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, बहुत अच्छी फॉर्मेशन है बेटा, बहुत अच्छी फॉर्मेशन पे सवाल है। ऐसे सवाल आप लोगों को एग्जाम्पलर में भी मिलेंगे, मेरी पीडीएफ में भी मिलेंगे। मैंने अपने वन शॉट के लेक्चर में भी ऐसे सवाल कराए हैं। बेसिक्स चेक हो रहे हैं बेटा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब डिफाइंड होगी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कब डिफाइंड होगा। तो कितने बेसिक लेवल पे फॉर्म किया गया सवाल है, लेकिन फॉर्मेशन देखो सवाल की। एज्यूम x y z w and p are matrices of this order, then the restriction on n k and p so that py plus wy will be defined r। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर p और y को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले इनके ऑर्डर के पास जाके जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, तो P का ऑर्डर क्या है बेटा, P हमारा 5th नंबर पे है, तो P का ऑर्डर है P/K। ठीक है, और फिर हमारे पास बेटा Y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/K। अब आपको पता है अगर इनकी मल्टीप्लीकेशन को डिफाइन करना है तो इन दोनों नंबर्स को सेम होना पड़ेगा, यानी K की वैल्यू 3 होनी पड़ेगी। अब आप ऑप्शंस को एक बार खंगालो तो दिखेगा कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपके उत्तर नहीं हो सकते। अब आपके पास ए और सी रह गया है बेटा। अब देखो जैसे पीवाई पे रूल लगाया वैसे डब्ल्यू वाई पे भी रूल लगाओ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का। तो डब्ल्यू कहां है भाई अपना, डब्ल्यू है ये रहा n/3, और वाई तो बेटा वही रहेगा है ना, 3/K। तो देखो मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है क्योंकि ये दोनों के दोनों नंबर सेम है। अब देखो बेटा पी वाई और डब्ल्यू वाई को अगर ऐड करना है, इन मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो एडिशन के लिए क्या होता है बेटा रूल की, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पी वाई का जो ऑर्डर होगा वही डब्ल्यू वाई का होना चाहिए। और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता चलता है, इन दोनों नंबर से। तो यानी कि P/K आपका किसके बराबर होना चाहिए बेटा, n/K के बराबर होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि P शुड बी इक्वल टू n, जो उनसे ऑप्शन में दिख रहा है वो आपका सही हो जाएगा। हेंस A इज द करेक्ट आंसर। चलो
बढ़ते हैं बेटा तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल बहुत आसान है बेटा, इसके लिए पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। द इंटरवल इन विच द फंक्शन f of x इज इक्वल टू e टू द पावर x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ग्राफ अगर आप लोगों को पता है, आपकी एनसीईआरटी में है ग्राफ, मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया है। e की पावर x का ग्राफ कैसे दिखता है बालकों? आप लोग बोलोगे सर ऐसा खूबसूरत स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसका ग्राफ होता है इन इट्स होल डोमेन, मतलब आंसर वुड बी सी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। चलो बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। देखो 4 सवाल करें और उसमें से 3 सवाल आपके मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के हैं। तो आप लोगों का बेटा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का जो यूनिट है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 सवाल आप लोगों के मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स यूनिट से हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले सेक्शन में। A and B are non-singular matrices of the same order with determinant this। non-singular matrices क्या होते हैं भाई? ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट 0 ना हो, है ना। देन डिटरमिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा दो चीज निकालनी है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें क्या पूछ रहा है वो। तो बेटा ये और कुछ नहीं पूछ रहा, डिटरमिनेंट बी इनवर्स, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, इसका स्क्वायर, बस। ठीक है, अब आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी किसके बराबर होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यहां पे लगा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट बी इनवर्स डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी का होल स्क्वायर। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, है ना। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये कैसे प्रूव करते हैं ये भी आप लोगों को चुन्नू सा टाइम लेके बता देता हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेटा बी इनवर्स किसके बराबर है? आई के बराबर है ना। यही होता है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का डेफिनेशन। दोनों साइड पे अगर आप डिटरमिनेंट लोगे तो यहां पर बेटा आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो देखो डिटरमिनेंट बी मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स विल बी इक्वल टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या हो जाता है? डिटरमिनेंट 1। तो ये दोनों आपको 1 देने वाले हैं। आंसर क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। 5 दिया हुआ है बेटा, तो आंसर क्या आएगा? 5 स्क्वायर, दैट इज बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। क्या कह रहा है सवाल? द वैल्यू ऑफ एन। अब अगेन एक बहुत बेसिक कंसेप्चुअल सवाल है। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पे बेसिक्स पे फोकस नहीं किया तो बेटा ये सवाल आपको कंफ्यूज करेगा ही करेगा। द वैल्यू ऑफ एन सच दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजीनियस। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आप लोग प्रेजेंट करते थे? कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसा याद आ रहा है आप लोगों को कि dy बाई डी एक्स आप लोग एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखते थे, जहां पर जो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है इसका डिग्री क्या होता था बेटा? 0 होता था। y बाय एक्स टाइप की फॉर्मेशन आती थी राइट साइड पे। कुछ याद आ रहा है? तो बेटा इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां से dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा? y, ये x की पावर n को आप नीचे ले जाओ और देखो बेटा ब्रैकेट के अंदर क्या गेम होगा? log y माइनस log x, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये log a बाय b हो जाएगा। log y बाय x दिखने लगा, y बाय x की फॉर्मेशन। और ये प्लस log 1, प्लस 1 को कैसे लिख दो बेटा? प्लस 1 को लिख दो log e। तो अब log a प्लस log b विल बी इक्वल टू log a b, है ना। तो आप लोगों का बेटा राइट हैंड साइड पे कैसे दिखने लगेगा? कुछ ऐसे, y बाय एक्स की पावर n और ब्रैकेट में आ जाएगा log e y बाय एक्स। अब एक बात बताओ, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू दिस, और अगर आपको इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह देखना है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए y बाय एक्स की फॉर्मेशन के लिए? आंसर वुड बी ऑप्शन बी। वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन बेसिक्स अच्छे होने चाहिए बेटा, तब जाके ये सवाल समझ आएगा, वरना आपको ये सवाल छोड़कर ही आना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगेन बेटा देखो, आप लोगों का डिटरमिनेंट पे बेस्ड ये सवाल है। क्या कह रहा है सवाल कि भाई ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, देन x1 y2 इज इक्वल टू, इसको बेटा आप नॉर्मल स्लोप मेथड से भी कर सकते हो या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले मेथड से भी कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला मेथड कैसे लगता है भाई? तो x1 y1, ठीक है, x1 y1 1, फिर x2 y2 1, फिर x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 1, इसको 0 से इक्वेट करोगे, यहां से जो भी कंडीशन निकलेगी वहां से आपको पता चलेगा कि x1 y2 कैलकुलेशन बेटा आप कर सकते हैं। ठीक है, x1 y2 आपका x2 y1 के बराबर आएगा, हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी। तो देखो बेटा 6 सवालों में से 4 सवाल ऑलरेडी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के हैं।
तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। अगेन 7वां सवाल मैट्रिक्स का है। ऐसे सारे के सारे सवाल आपको मेरी पीडीएफ में मिलने वाले हैं। और हाँ, एक और बढ़िया न्यूज है, अभी तो बेटा मैंने क्लास 12 मैथ्स बुक 1 के 250 क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाई थी, बुक 2 के 250 क्वेश्चंस की पीडीएफ पे ऑलरेडी काम चालू हो गया है। तो बहुत ही जल्दी आपको पूरे के पूरे क्लास 12 मैथ्स के सिलेबस के 500 सवाल मिलने वाले हैं। और ये 500 सवाल नहीं, 500 सुपर सिलेक्टेड सवाल हैं। अगर आप इन सवालों को करके एक बार सैंपल पेपर दोबारा देखेंगे ना, आपको समझ आएगा कि सारे के सारे सवालों से इंस्पायर्ड होके ही आप लोगों को पीडीएफ में सवाल देखने को मिल रहे हैं। 7वां सवाल क्या कह रहा है? मैट्रिक्स A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C क्या होगा दोस्तों? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है? सबसे पहले तो बेटा आपके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो A किसके बराबर होगा? 0 होगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो ऑपोजिट पोलैरिटी के होते हैं। जैसे ये -1 है, 1 है, यहां पे 2 है, तो C क्या होना चाहिए बेटा? -2। और यहां पे 3 है तो यहां पर -3 होना चाहिए, मतलब -b -3 के बराबर, मतलब b हो गया बेटा 3 के बराबर। तो a प्लस b प्लस c बता दो, 0 प्लस 3 -2 यानी कि 1 के बराबर आएगा। हेंस द आंसर इज ऑप्शन ए। चलो बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। देखो प्रोबेबिलिटी का सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आसान है। For any two events A and B, if probability of not A is this, not B is this, probability of A intersection B is this, तो आपको इसके बारे में बेटा बताना है। तो अब सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, किसके बराबर होता है? probability of not A intersection not B upon probability of not B। अब बेटा जो यहाँ पे न्यूमरेटर है ये किसके बराबर होता है? भाई बहुत सिंपल सी चीज है ना, नाइदर ए नॉर बी किसके बराबर होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए अगर 1/2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी अगर 2/3 है दोस्त तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि आपको 1/4 दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आप लोगों को क्या मिलेगा? यहां से आ जाएगा 5/6 और ये 5/6 माइनस 1/4 तो 10/12 माइनस 3/12, 10/12 है ना, सही कर रहा हूं ना? हाँ 10/12 माइनस 3/12 तो ये हो जाएगा 7/12। तो आपका ए यूनियन भी 7/12 आ गया। तो बेटा ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस 7/12 यानी कि 5/12। तो आपका न्यूमरेटर आपको पता चल गया कि 5/12 के बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 5/12 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी विच इज 2/3। ठीक है, तो इसको इससे उड़ाओ, 4 दूनी 8, 5/8 मेरा आंसर आएगा। दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल बेटा वेक्टर का सवाल है। क्या कह रहा है? बहुत इजी सवाल है, ऐसे सवाल आप लोगों ने भर भर के कर रखे हैं। द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज। अगर एंगल बेटा ऑब्ट्यूज है, मतलब थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आपको इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के लेस देन 0 करने का था बस। तो आप लोग इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए। 2α² माइनस 3α, गले में खराश हो गया भाई बड़ी जबरदस्त, प्लस अल्फा लेस देन 0 है ना। तो यहां से बेटा आ जाएगा 2 टाइम्स α² माइनस 2α लेस देन 0। तो 2 को तो बेटा बोलो तू भाड़ में जा, है ना। अल्फा कॉमन लोगे तो अब बेटा देखो इनइक्वालिटी सॉल्व करना, ये बहुत बेसिक सी चीज है। आप लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 0 यहां पे 1 आएगा बेटा, ठीक है, इसको एक बार सही कर लो। यहां पे आएगा, अगर हम लोग 2 कॉमन ले लिया ना तो यहां पर भी अल्फा आएगा, ठीक है। तो यहां पर बेटा -1 हो जाएगा, तो एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, ठीक है। नेगेटिव बनाना है तो प्लस माइनस प्लस, तो मतलब ये वाला रीजन हमारा फेवरेबल रीजन है, तो आंसर हो जाएगा 0 to 1। तो अल्फा शुड लाई बिटवीन 0 to 1। सिंपल सा सवाल। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगेन बेटा देखो वेक्टर का सवाल है, बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन पे ये सवाल है। ऐसे सवाल बेटा मतलब पुराने टाइम में एनडीए वगैरह में पूछे जा चुके हैं। तो आपको दिया हुआ है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का 4 है,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो किसके बराबर होता है? इसका स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। अब देखो यार, ये ना ट्रिपलेट है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे 25, इसका स्क्वायर 9 और इसका 16, तो ए डॉट बी वाली टर्म 0 हो जाएगी। मतलब ए और बी क्या है? परपेंडिकुलर है वैसे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इतना फॉर्मूला में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को दिख रहा है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन दिखेगी, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बेटा ऐसा दिखेगा, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा इसको, अब ठीक है, ठीक है। तो ये बेटा आपका 3 के बराबर है, ये वाली ट्राइंगल की साइड, ये होगी 4 के बराबर, ये हो गई 5 के बराबर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताओ कैसा होगा? ऐसा होगा। तो एक बात बताओ, अगर ये 3 है, ये 4 है, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो 5 ही होगा, हेंस आंसर वुड बी 5। या फिर आपको ये समझ आ गया कि ए और बी परपेंडिकुलर है बेटा, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो वो आपको किसके बराबर मिलेगा? 9 प्लस 16 माइनस 2 ए डॉट बी, जो कि 0 ही हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 25 के बराबर है, तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। तो हेंस सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, आ गया लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल, है ना, सबसे फेवरेट टॉपिक, क्योंकि भाई 5 नंबर मुफ्त में मिलते हैं। क्या कह रहा है सवाल? फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस एंड द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स इज शोन बिलो। ठीक है, चलो भाई ठीक है, देख लिया। अब क्या कह रहा है सवाल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो बेटा, ये क्या है? ये बाउंडेड रीजन है, तो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आपको ऑप्टिमम वैल्यूज मिलेंगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट 40 0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट दिस, वैल्यू ऑफ z इज लेस देन। तो बेटा चलो कॉर्नर पॉइंट्स पे ना वैल्यू निकाल लेते हैं, और कुछ नहीं करना इस सब सवाल में। तो ये रहा आपका बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। तो चालू करते हैं यहां से। यहां पर z किसके बराबर होगा भाई? 0 और 40 रखना है अपने को ना, तो यहां हो जाएगा 120 के बराबर। यहां पे किसके बराबर होगा? 30 और 4, 120 और 60, 180 के बराबर होगा, ठीक है। यहां पर किसके बराबर होगा दोस्त? 40 और 40, 40 और 4, 160 के बराबर। और यहां तो बेटा छोड़ ही दो, 0, ठीक है। अब देखो ऑप्शन पे जा रहे हैं हम लोग। ऑप्शन क्या कह रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट 40 0, 40 0 नहीं, मैक्सिमम वैल्यू है 30 20 पे। हेंस इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी। इसके बाद आपको चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू z की कहां आ रही है? 30 20 पर आ रहे हैं, और वो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी? मैक्सिमम वैल्यू है कितनी? 180 आई थी, आई थिंक, यस, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कितने सवाल कर चुके हैं भाई हम लोग? 11 सवाल कर चुके हैं, सही स्पीड जा रही है बेटा। तो देखो, एक इंटीग्रल का सवाल है, बहुत ही टिपिकल टाइप की प्रॉब्लम है। आप लोगों को पता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स में क्या गेम खेलना होता है। देखो, आप लोगों को यहाँ पे एक्स क्यूब दिख रहा है, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 4 के ऊपर रूट दिख रहा है। तो आप यहां से क्या करो? ब्रैकेट से ना एक्स स्क्वायर बाहर निकालो, ठीक है। कैसे निकालोगे वो? तो आप लोगों का इंटीग्रल ना कुछ ऐसा दिखने लगेगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। अगर, और यहां पे देखो रूट है, अगर मैं यहां से x की पावर 4 बाहर निकालना चाहूं तो x स्क्वायर बाहर निकलेगा, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5, 1 के नीचे आ जाएगा बेटा एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 1/2। मेरे को बाहर बेटा एक्स क्यूब को ना एक्स की पावर 5 बनाना था, और ऐसा क्यों करना था? जब मैं ऐसा करूंगा ना, तो देखो यहाँ पे 1/x की पावर 4 की फॉर्मेशन हो रही है। अब जब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, तो dx/x की पावर 5 मेरा पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा बेटा। तो आप लोग यहां पर जो आपके ब्रैकेट में है, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 1 प्लस 1/x की पावर 4 को अगर मैं t डाल देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? -4/x की पावर 5 dx dt के बराबर आएगा। तो dx/x की पावर 5 हो गया -dt/4, ठीक है। तो ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? -1/4 इंटीग्रल dt अपॉन t की पावर 1/2, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर क्या आएगा? -1/4, और ये t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2, और फिर नीचे आएगा 1/2, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
ये आपका बेटा आंसर आएगा। अब t की जगह जब आप रखोगे, सब्स्टिट्यूट बैक करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा, -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1/x की पावर 4 का रूट। ठीक है, 1 + 1/x की पावर 4 का रूट की पावर 1/2। तो देखो यहां पे जब इसको, अब ऑप्शंस देखो, सबके सब 1 + x की पावर 4 में है, तो यहां पर जब आप एलसीएम लोगे तो 1 + x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, इसको जब रूट से बाहर निकालोगे तो -1/2 x² हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, तो बेटा सवाल थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं इसको मुश्किल नहीं कहूंगा। ठीक है, ऐसे सवाल आप लोगों ने बहुत कर रखे हैं इंटीग्रल्स में। चलो बढ़ते हैं बेटा 13वें सवाल पे। अगेन एक इंटीग्रेशन का सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, 0 to 2π cosec x की पावर 7 dx का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा एक बहुत खूबसूरत सी प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल्स में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 0 से 2a, चलो 2a ही है ना, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। f of x dx किसके बराबर होता है, 0 से 2a f of 2a minus x dx। पता है ना ये वाली प्रॉपर्टी, बस यही वाली प्रॉपर्टी अगर मैं यहां पे लगा दूं दोस्त, x की जगह 2π - x डालोगे, 2π - x cosec 2π - x क्या हो जाएगा, cosec of -x, यानी कि माइनस ऑफ cosec x। बोलो हाँ या ना। तो ये इंटीग्रल और किसी चीज के बराबर नहीं है, -0 से 2π cos x की पावर 7 dx के बराबर है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि अगर ये i है तो ये माइनस आई है, मतलब i इज इक्वल टू -i, 2i 0 हो गया, तो i किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, हेंस a इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी लगानी थी बेटा डेफिनेट इंटीग्रल की, और आप लोगों को इसका उत्तर मिल जाएगा। चलो एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही सरल सवाल है, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ई वाई डैश इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा देखो वाई डैश यानी कि आपका dy/dx है ना। अगेन बहुत ही सिंपल है, तो यहां से आपको दिख रहा है कि dy/dx किसके बराबर है, dy/dx किसके बराबर है, यहां पे ये हो जाएगा आपका log x के बराबर। थिंक सिंपल। अब आपको बेटा इसको ऐसे लिखना है log x dx, और दोनों साइड पे आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो ये हो जाएगा y। अब बेटा देखो यहां पे मेहनत नहीं करनी है, आपको पता है कि आप इसको कैसे करते हो, बाय पार्ट से करते हो, और ये आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद होना चाहिए कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x log x माइनस x प्लस c, हेंस दिस विल बी द आंसर। चलो अगेन बेटा एक सिंपल सा सवाल है, देखो ITF का, आप लोगों को ग्राफ देखे पूछ रहा है कि किस फंक्शन का ग्राफ है, सिंपली तो देखो बेटा -1 से 1 और 0 से पाए, किसकी याद आ रही है, कॉस इनवर्स की याद आ रही है क्या, बस तो किसका ग्राफ हो गया, ये कॉस इनवर्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, 0 से पाए आपकी रेंज होती है, -1 से 1 आप लोग देख पा रहे हो कि भाई क्या हो गया, अपना डोमेन हो गया। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, 15 सवाल बना चुके हैं बेटा, 16वां सवाल है आप लोगों के सामने, आराम से पढ़ना सवाल को। अगेन इजी सवाल है, लेकिन तसल्ली से, गलती नहीं करनी है। अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम along with the graphs of its constraint is shown below। ठीक है, तो ये रहा बेटा आप लोगों का ग्राफ। तो और देखो यहां पे सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि ये अनबाउंडेड रीजन है, फिजिबल रीजन क्या है, अनबाउंडेड है। अब यहां पर बेटा ऑप्टिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कंडीशन होती है ना। The corresponding objective function is this 18x plus 10y, which has to be minimized. The smallest value of the objective function is 134, okay, and is obtained at the corner point 3,8। तो अब आप लोगों से क्या पूछा, अरे कंडीशन ही पूछ ली है भाई, और कुछ नहीं पूछा है। तो आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू है, तो आपको एक इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी, है ना। इनइक्वालिटी कैसी दिखेगी, 18x plus 10y, दिस शुड बी लेस देन 134। इस रीजन का और आपके फिजिबल रीजन का अब आप इंटरसेक्शन देखोगे, ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा है, ये रहा आपका 18x plus 10y इज इक्वल टू 134। तो 18x plus 10y लेस देन 134 यहां रहेगा। तो अब आप लोगों को पता है कि भाई अगर ये जो इनइक्वालिटी है ना, एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी, दिस डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन, तो आपकी
मिनिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है? अगर आपकी ये इनइक्वालिटी और आपका फिजिबल रीजन में कोई भी इंटरसेक्शन ना हो। तो ए ऑप्शन क्यों गलत है? डज नॉट एग्जिस्ट एज द फिजिबल रीजन, बेटा गलत बात। डज नॉट एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी, डज नॉट हैव एनी पॉइंट, बेटा यहां पर क्या होना चाहिए था? डज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी, यहां तो इनइक्वालिटी की फॉर्मेशन ही गलत है, तो हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 17वां सवाल क्या कह रहा है? अगेन बेटा ग्राफिकल सवाल है, आप लोगों को ज्यादा इसमें पेन उठाने की या फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर बातचीत करी गई है एट x इज इक्वल टू 2.5। अब आपको पता है कि ये इंटीग्रल पॉइंट तो है नहीं बेटा, तो 2.5 पे आपका ग्राफ कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन दिखेगा उसके आसपास, तो कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। करेक्ट आंसर इज डी। चलो 18वां सवाल क्या कह रहा है? A student observes an open air honeybee nest on the branch of a tree whose plane figure is parabolic shape given by x square is equal to 4y, then the area of the region bounded by the parabola this and the line y is equal to 4। तो बेटा फटाफट से थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, x square is equal to 4y कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, और y is equal to 4 की लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। अब जब y की वैल्यू 4 डालोगे यहाँ पे तो x स्क्वायर 16 आएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बेटा 4,4 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -4,4। अब आपको बताना क्या है बेटा? द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। तो मतलब हम लोगों को ये रीजन बताना है। ठीक है, तो एक निकाल लेते हैं, उसको डबल कर देंगे, है ना। अब एक कैसे निकालू बेटा? आप लोग एक काम करो, इसका ना y पे ही ले लो। ठीक है, तो आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दिख रहा है, तो x क्या हो जाएगा? 2√y। तो 2√y का इंटीग्रल कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक, और इसको 2 गुना करना पड़ेगा। बस इसको सॉल्व कर देना, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। आई थिंक इसका आंसर बी आएगा, है ना। एक बार चेक कर लेना, 64/3 इसका आंसर आएगा। बेटा कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोगों के जिम्मे में डाल दूंगा, जहां जहां पे मेरे को लगेगा कि आप इजीली कर लोगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द। अब आ रहे हैं बेटा हम लोग, यार ये क्या हो गया, मेरे को लगा पता नहीं गायब हो गई सारी चीजें। चलो अब बेटा एजर्शन रीजन पे आ रहे हैं। ठीक है, एजर्शन रीजन के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लगाना है। अगर आपको लगता है एजर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू हैं और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है तो ए, एजर्शन रीजन ट्रू है लेकिन रीजनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है ए की, तो बी लगाएंगे। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स पे सी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू पे डी। चल 19वां सवाल देखते हैं। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड एज दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, देन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, पढ़ लिया। रीजन क्या कह रहा है? सपोज एफ बी डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल a to b and c belongs to this interval, then f of x is not differentiable at x is equal to c if left hand derivative is not equal to right hand derivative। बिल्कुल सही है बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन यही होती है, तो ये तो एकदम सही है। अब हमको एजर्शन वाली रीजन को चेक करना है कि भाई ये जो है फंक्शन है, ये x is equal to 0 और x is equal to 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। आप इसको ग्राफ से भी कर सकते हो या फिर फंक्शन को ब्रेक करके भी कर सकते हो। आप एक बात बताओ, अगर आप x से छोटी वैल्यू डालोगे कोई, ठीक है, x से छोटी वैल्यू डालोगे तो ये माइनस एक्स की तरह खुलेगा, ये 1 माइनस एक्स की तरह खुलेगा। तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये क्या हो गया? 1 माइनस 2x। कब? जब आप x लेस देन 0 डालो। ठीक है, अब बेटा कैसे ब्रेक होगा? सेकंड कौन सा आएगा? अब आप 0 से बड़ी वैल्यू डालो और 1 से छोटी वैल्यू डालो। अगर 0 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो ये x की तरह खुलेगा, और 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू डालोगे तो ये अगेन 1 माइनस एक्स की तरह खुलेगा। तो ये हो जाएगा x, सॉरी ये x, ये 1 माइनस एक्स की तरह खुलेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स, मतलब 1। ये कब होगा बेटा? 0 से 1 के बीच में। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर आप x की वैल्यू 1 से बड़ी डालते हो तो ये x प्लस एक्स माइनस 1 2x माइनस 1 की तरह खुलेगा, जब आप x की वैल्यू 1 से बड़ी डालोगे। अब बेटा देख लो आप लोग एक बारी, अगर यहाँ पे अब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो -2 है, यहाँ पे 0 है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, और यहाँ पे देखो 0 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 है। तो आपको दिख रहा है कि 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मैच नहीं कर रहा,
एक जगह -2 है, एक जगह 0 है। और 1 पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहां से 0 आएगा, यहां से 2 आएगा, हेंस ये भी सही है। और आप लोगों ने जो रीजन में पढ़ा है बेटा वही लॉजिक भी लगाया है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ए। assertion is true, reason is true and reasoning is correctly explaining the statement 1। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ये तो बेटा बहुत ही आसान सवाल है। द फंक्शन एफ दिस डिफाइंड बाय sec x इज नॉट वन फंक्शन इन इट्स डोमेन। तो आपको पता है sec x का ग्राफ कैसा दिखता है बेटा, आपको मैंने बताया भी है। cos x का ग्राफ जब खत्म होता है ना, तो उसके ऊपर और उसके नीचे से आपका sec x का ग्राफ चालू होता है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप एक लाइन डालोगे जो रीजन में लिखा हुआ है y is equal to 2 meets the graph of the function at more than 1 point, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यहीं से ही आपको पता चलता है कि sec x जो फंक्शन है वो 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप लोगों की दिख रही है कि एक जगह से ज्यादा जगह इंटरसेक्शन है, तो 1 कैसे हो जाएगा दोस्त? हेंस ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और इसका भी करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलो भाई अब आ रहे हैं 2 मार्कर पे, ठीक है। फटाफट से सवालों को सॉल्व करना चालू करते हैं, यही स्पीड को मेंटेन करेंगे। एक बार देख लूं कितना टाइम हो गया, 30 मिनट्स हो गए हैं, राउंड अबाउट 1 घंटा और लगेगा। अगेन बेटा हर सवाल को तुमको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, उसके अराउंड के कॉन्सेप्ट भी तुम लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। जहां पे मेरे को लगेगा कि कैलकुलेशन में टाइम लगने वाला है, वहां पे मैं कैलकुलेशन तुम्हारे हवाले छोड़ दूंगा। cot inverse 3x plus 5 is greater than pi by 4, then find the range of the values of x। ये बेटा एक अच्छा सवाल है, क्योंकि बच्चों को ना इनइक्वालिटी में ना सॉल्व करते करते ना आप लोग कुछ सिली एरर्स कर देते हो। देखो जैसे यहाँ पर एक सिली एरर हो सकता है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि cot इनवर्स 3x plus 5 ग्रेटर देन पाई बाय 4 दिया हुआ, ठीक है, बोलो है ना। पाई बाय 4 आप कैसे लिख सकते हो? पाई बाय 4 आप कैसे लिख सकते हो? कॉट इनवर्स 1 करके लिख सकते हो। अब बेटा कॉट इनवर्स का जो ग्राफ है, कभी देखा है आपने कैसे होता है? ऐसे टाइप का ग्राफ होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो पता है जब आप इस इनइक्वालिटी में इन चीजों को, जैसे ये किसके, ये अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1। तो जब आप यहाँ पे 3x plus 5 और 1 को रिलेट करोगे ना, तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉट इनवर्स का जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग ग्राफ है। कॉट इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप लोगों को दिखेगा कि 3x plus y शुड बी लेस देन 1। ये इनइक्वालिटी खुलेगी। 3x plus 5 ग्रेटर देन 1 नहीं खुलेगी। ग्रेटर देन 1 कब खुलती? जब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता। लेकिन कॉट इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप लोग, और इसका लॉजिक भी समझ लो, डिक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे x में, वैसे वैसे आपका फंक्शन नीचे चला जाता रहेगा। इसलिए आप लोगों को दिख रहा है कि अगर आपका कॉट इनवर्स 3x plus 5 ग्रेटर देन कॉट इनवर्स 1 है, यानी कि 3x plus 5 1 से छोटा होना चाहिए। समझ आया? लॉजिक लगाया सिंपली। 3x लेस देन -4, x लेस देन -4/3। तो आपका रीजन क्या हो जाएगा बेटा? माइनस इंफिनिटी से -4/3। सवाल खत्म। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है भाई? सिंपल सा बेटा मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर सवाल है। ऐसे सवाल आते ही आते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x आइटम्स इन फैक्ट्रीज each day is given by this, find the marginal cost when 150 items are produced। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। dc/dx निकालना है at x is equal to 150, that is it। अब इसको सॉल्व करवाने की जरूरत तो नहीं है बेटा, आप लोगों को डिफरेंशिएट करके बस x की जगह 1/150 डाल देना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये सवाल, लेकिन सवाल आसान है, ठीक है, समझ आ गया। 23वें सवाल पे चलते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू log x। बहुत आसान सवाल है, ऐसा सवाल पहले भी बहुत बारी आ चुका है, PYQs में भी है, आपने PDF में भी ऐसा सवाल किया होगा। तो हम लोग मान लेते हैं इसको, ये u के बराबर है, इसको मान लेते हैं v के बराबर है, तो du/dx निकाल लेंगे पहले। क्या हो जाएगा? 1/1 + x²। फिर यहां से बेटा हम लोग dv/dx निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? 1/x के बराबर। अब आपको tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है विद दिस, तो मतलब आपको du/dv चाहिए। अपने को क्या चाहिए दोस्त? du/dv चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा? जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/1 + x² डिवाइडेड बाय
1/x, तो आंसर आ जाएगा x/1 + x²। दैट इज इट, खत्म। अरे यार कहाँ गया भाई? ठीक है, यही साइज था ना पहले। नहीं, ये तो ज्यादा हो गया। चलो, तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो गया बेटा? ये। बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन की तरफ। इसी का और वाला सवाल है बेटा, और वाले सवाल भी करा रहा हूं मैं, ठीक है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन देखो कैसी फॉर्मेशन है, वन शॉट में सर ने बताया था। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के फंक्शन के ऊपर फंक्शन चढ़ा हुआ दिखे तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर दो दोस्त। तो आप लोगों को यहां पर और कुछ नहीं करना था, दोनों साइड पे लॉग लेना है। आपको दिया हुआ है y = cos x की पावर x। अगर मैं दोनों साइड पे लॉग ले लूंगा बेटा तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा कुछ, यहां लिख दूं, हाँ, log y will be equal to x log cos x। बस अब आप डिफरेंशिएट करोगे इसको। चलो एक काम करते हैं यार, यहां ले जाएं इसको, प्रॉब्लम को। हाँ, तो यहां पे आ जाएगा बेटा 1/y dy/dx विल बी इक्वल टू, किसके बराबर आएगा? यहां पर x है और फिर है log cos x। चलो, तो x को रख देते हैं और फिर log cos x मतलब 1/cos x इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस और फिर साइन एक्स यहां ले लेते हैं, ठीक है, और फिर प्लस log cos x इंटू dx/dx यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये y को आप यहां ले जाओ तो आपका dy/dx किसके बराबर हो जाएगा? माइनस y, और यहां पर हो जाएगा ये tan माइनस y x tan x प्लस log cos x। बस ये आपका उत्तर है, ठीक है, ये आपका इसका उत्तर है। बस कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पे आप दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1/y dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर आप यूवी रूल लगाएंगे। सवाल बहुत आसान है। चलो इन सब चीजों को मिटा देते हैं बेटा। हाँ, अब आ रहे हैं हम लोग 24 सवाल पे। किसका सवाल है बेटा? ये वेक्टर का सवाल है। क्या कह रहा है? इफ वेक्टर्स this and this are such that b vector plus lambda c vector is perpendicular to a vector, then the value of lambda। ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन पे तो सवाल आता ही आता है बेटा। तो b प्लस लैम्डा c वेक्टर निकाल लो दोस्त। b कहाँ है अपना? ये रहा, और c ये रहा। तो c को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके b में ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा -1 + 3 लैम्डा। ठीक है, ये कैसा दिखेगा? b प्लस लैम्डा c वेक्टर डायरेक्टली लिख रहा हूं, -1 + 3 लैम्डा आई कैप, ठीक है। उसके बाद आएगा j, तो यहां पर है लैम्डा, तो 2 + लैम्डा j कैप, और फिर क्या है बेटा? यहां पे अपने पास k वाला नहीं है कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा +k कैप। ये जो है किसके परपेंडिकुलर है? इसके परपेंडिकुलर है। दोनों का डॉट 0 ले लो, तो इसको इससे करोगे तो मिलेगा -2 + 6 लैम्डा, और फिर 2 + लैम्डा इंटू 2 यानी कि +4 + 2 लैम्डा, है ना दोस्त? कहीं पे कैलकुलेशन एरर हो तो देख लेना। 3 × 1, ठीक है। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो बेटा 6 और 2 8 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 7 - 2 5, तो ये हो जाएगा 8 लैम्डा प्लस इज इक्वल टू -5, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -5/8। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन सही है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी बेटा? -5/8, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सबको मिटा देते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। और एक काम करते हैं बेटा, आप थोड़ा सा जहां पर भी मेरे को सॉल्व करना होगा ना, मैं नोट पैड में जाके सॉल्व करूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन क्लैरिटी रहेगी तुम लोगों को। चलो एक और वाला सवाल है बेटा। क्या कह रहा है सवाल? अ पर्सन स्टैंडिंग एट दिस इज वॉचिंग एन एरोप्लेन विच इज एट द कोऑर्डिनेट पॉइंट दिस, एट द सेम टाइम ही सॉ अ बर्ड एट द कोऑर्डिनेट पॉइंट दिस, फाइंड द एंगल्स व्हिच BA वेक्टर मेक्स विद x, y एंड z एक्सिस। तो यार बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोगों से और कुछ पूछ ही नहीं रहा है बेटा। अल्फा बीटा गामा के बारे में पूछ रहा है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है ना, तो अल्फा बीटा गामा के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ना BA वेक्टर देख लो क्या होगा। BA वेक्टर हो जाएगा दिस माइनस दिस, है ना? हाँ सही पकड़ा है ना? हाँ, B बाद में है ना, A पहले है। हाँ, तो ये हो जाएगा 4i कैप और फिर 0 0 और फिर 3 - 1 + 2k कैप। ये हो गया आपका बेटा क्या? BA वेक्टर।
अब उसने क्या बोला, फाइंड द एंगल्स विच बी ए वेक्टर मेक्स विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो कुछ नहीं करना यार, बी ए कैप निकाल लो तुम यहाँ पे सिंपली। ठीक है, तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से तुम लोग डिवाइड करोगे तो देखो जे वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं, मतलब वो तो पाई/2 हो जाएगा ना। बीटा तो तुम्हारा पाई/2 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16 प्लस 4 √20। √20 यानी कि किसके बराबर हो गया भाई, 4 × 5 तो 2, 2√5। तो ये हो जाएगा 4/2√5। ठीक है, प्लस 0 प्लस ये क्या है 2 है ना, 2/2√5 जे कैप। तो अब आप लोगों का बेटा यहां से एंगल क्या आ जाएगा, आप लोगों का अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस इनवर्स 4/2, तो ये हो जाएगा 2/√5। ठीक है, बीटा आ गया आपका बेटा पाई/2 के बराबर 90 डिग्री, और आपका गामा किसके बराबर आ गया 1/√5, कॉस इनवर्स 1/√5। खत्म। ठीक है, सिंपल सा सवाल था बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बेटा 25वां सवाल भी देखो, आप लोगों का वेक्टर का ही सवाल है। तो वेक्टर और 3D एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। कंबाइंड वेटेज इसकी कितनी है, 14 मार्क्स की है। अगर आपको अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ब्लूप्रिंट वाली वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जरूर देख लें चैनल पे जाके। द टू कोइनिशियल एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर दिस। एडजेसेंट साइड्स हैं बेटा, फाइंड इट्स डायगोनल। देखो जब हम पेपर कर रहे होते हैं ना जल्दबाजी में ना, ऐसे सवालों में ही दिक्कत होती है। जैसे मैंने भी जब ये सवाल पहली बार पढ़ा ना, मैंने इसको क्या किया, जैसे डायगोनल वर्ड आया मैंने पता नहीं क्यों इमेजिन कर लिया कि ये डायगोनल वेक्टर दिए हुए हैं मेरे को। लेकिन ये डायगोनल वेक्टर नहीं है बेटा, ये साइड्स वाले वेक्टर हैं। इससे आपको डायगोनल्स फॉर्म करनी है और फिर उन डायगोनल्स को यूज करके एरिया निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि भाई अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स दी हूं आप लोगों को, अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स दी हो, जैसे मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो डायगोनल कैसे फॉर्म होती है बेटा, एक डायगोनल मान लो D1, वो कैसे मिलेगी आप लोगों को, दोनों को ऐड करके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और दूसरी डायगोनल कैसे मिलेगी बेटा, दोनों को माइनस करके, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आपको यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, वो आपकी डायगोनल्स हो जाएंगी। फिर आपको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है, डायगोनल की टर्म्स में क्या होता है, हाफ D1 क्रॉस D2। आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है, और हाफ से डिवाइड करना है, बस दैट विल बी द आंसर। मैग्नीट्यूड लोगे बेसिकली। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कैलकुलेशन है यार, है ना, कर लेना। 26वां सवाल क्या कह रहा है बेटा, अच्छा सवाल है, ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊंगा इसको। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3 meters and 5 meters of string is out. If the kite is moving away horizontally at the rate of this, find the rate at which the string is being released. बहुत आराम से देखना बेटा इस सवाल को, मजा आएगा तुम लोगों को। आप लोगों को बोला गया है दोस्त कि आप लोगों की ना एक पतंग उड़ रही है ऐसे, और पतंग जो उड़ रही है बेटा उसकी हाइट क्या है, एट अ हाइट ऑफ 3 meters। ठीक है, और जो ये स्ट्रिंग है, जो ये डोरी है, इस मूवमेंट पे ये कितना है बेटा, 5 मीटर के बराबर है। तो फटाफट से बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। और उसने बोला है कि जो ये पतंग है ना वो हॉरिजॉन्टली किस रेट से जा रही है, स्पीड क्या है इसकी, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये समझना कि आपकी जो ये पतंग है ना ये हॉरिजॉन्टली जा रही है, मतलब जो इसकी हाइट है ना वो हमेशा यही रहने वाली है। मतलब 3 मीटर विल बी टेकन एज अ कांस्टेंट। और वैरी कौन करेंगे बेटा, ये दोनों के दोनों वैरी करेंगे। बोलो कहानी समझ आ रही है आप लोगों को। तो फटाफट से राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं। ठीक है, तो इसको ले लेता हूं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट विल बी कांस्टेंट, तो यहां पे बेटा आप 9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर लूं, रेट दिया हुआ है मेरे को, तो 2h इंटू dh/dt विल बी इक्वल टू 2b db/dt। अब बेटा देखो ये जो बेस है ये किस तरीके से वेरी कर रहा है, हॉरिजॉन्टली तो वेरिएशन है ना ये,
तो आपको ये 200 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको dh बाई dt निकालना है। आपको निकालना क्या है दोस्तों, dh बाई dt निकालना है। फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग रिलीज, डोरी, है ना। तो dh बाई dt अपने को निकालना है, किसके बराबर हो जाएगा, b बाय h, इस इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, 4/5 इंटू रेट क्या है बेटा 200। आंसर क्या आएगा इसका 5 और ये हो जाएगा 40, तो 160 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से आपकी डोरी और ऐसे बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है। बस ये था इसका उत्तर। 27वां सवाल देखते हैं। अगेन बेटा बहुत लाजवाब सवाल, बैक टू बैक ये 26वां सवाल और 27वां सवाल अच्छे लेवल के सवाल हैं। इसको आप इजी सवाल नहीं बोल सकते, और 27वां सवाल तो जेन्युइनली बहुत अच्छा है। क्योंकि अच्छा क्यों है, मुश्किल नहीं है बेटा, लैंग्वेज बहुत अच्छी दे रखी है क्वेश्चन की। तो इसको आपको, अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे ना तो आप गलती करेंगे ही करेंगे। अकॉर्डिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अंडरस्टैंड स्पेशल कॉन्सेप्ट्स इज गिवन बाय दिस, ठीक है। एज के साथ उसकी जो एबिलिटी है ना, आप लोगों को ये फंक्शन बता रहा है, वेयर टी इज द एज इन ईयर्स, ठीक है। Show that the rate of increase of the ability to understand spatial concepts decreases with age in between 5 and 18। तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन को बहुत आराम से समझना, एबिलिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है ये फंक्शन बता रहा है आपको। और बोला क्या है, शो दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एबिलिटी, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज। तो ये सबसे पहले तो रेट ऑफ एबिलिटी निकालो, यहां से डी ए बाई डी टी निकालो, किसके बराबर आएगा 1/3 रूट टी। रूट टी का क्या हो जाएगा बेटा 1/2 रूट टी, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/2 1/6 रूट टी। अब ये जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एबिलिटी है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू दिस डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये दिखाना है। मतलब अब आपका ये एक ओरिजिनल फंक्शन की तरह एक्ट करेगा, दोबारा डिफरेंशिएट करके आपको डिक्रीजिंग वाला रूल लगाना है, लेस देन 0 वाला। तो अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे और फिर वहां से हमको बेटा दिखाना है कि जो ये d2a बाई dt2 दिखेगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इन बिटवीन 5 एंड 18। तो यहां से d2a बाई dt2 निकालोगे तो 1/6, और ये t की पावर -1/2 यानी कि -1/2, और फिर t की पावर -1/2 -1 यानी कि t की पावर -3/2, ठीक है। तो अब देखो यार -1/12 है ना ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार अब जब आप 5 से 18 के बीच में देखोगे लेस देन 0 ही रहेगा, तो यानी कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, हेंस सॉल्ट। अरे यार ये क्या हो जाता है, हेंस सॉल्ट, ठीक है। बहुत ही उम्दा सवाल है बेटा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वाली स्टेटमेंट समझने में ना टाइम लगेगा। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्पेशल कॉन्सेप्ट्स डिक्रीजेस विद, तो बेटा आपका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एबिलिटी ये दिखा रहा है, इसको आपको दोबारा से डिफरेंशिएट करके दिखाना है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह काम कर रहा है। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, इसको रब कर दें, है ना। एंट वाली प्रॉब्लम पे आ गए हम लोग, आंटी वाली प्रॉब्लम पे आ गए। चलो आंटी क्या कह रही है भाई, an ant is moving along the vector this, few sugar crystals are kept along the vector this, which is inclined at an angle theta with the vector L1, then find the angle theta। बेटा आप लोगों को थीटा निकालने का है, डायरेक्टली फॉर्मूला आप जानते हो, ठीक है। 11वीं का स्टूडेंट भी इस सवाल को कर लेगा, वेक्टर में पढ़ता है वो। थीटा किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स, आपको लाइंस वेक्टर दिए हुए ना L1 और L2, तो ये हो जाएगा बेटा L1 डॉट L2 अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, बस निकाल दो। तो अब इसका बेटा डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 3, और फिर ये हो जाएगा +4, ठीक है, और फिर +3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कितना 7 और 3 10, ठीक है 10, और मैग्नीट्यूड क्या है 149, 149 मतलब √14, √14, तो √14 इंटू √14 14 हो जाएगा बेटा। तो कॉस इनवर्स ये हमारा आंसर आएगा, कॉस इनवर्स 10/14 यानी कि कॉस इनवर्स 5/7 मेरा आंसर आएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस इनवर्स
5/7। अब क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 वेक्टर ऑन L2 वेक्टर। तो बेटा इन शॉर्ट L1 cos थीटा पूछ रहा है आपसे, ठीक है, L1 cos थीटा पूछ रहा है आपसे। तो ये कैसे निकलेगा बेटा, ये तो और ज्यादा सिंपल है, कुछ आपको करना ही नहीं है। L1 डॉट L2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ L2, बस, और कुछ नहीं करना। तो आपने ये अभी निकाला ही है, ये 10 के बराबर था, तो आपका आंसर आएगा 10/√14। इतना आसान सवाल 3 मार्क में बेटा दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर वाले सवाल अच्छे भी थे, तो आसान भी है, थोड़े से ट्रिकी सवाल भी हैं, हर टाइप के सवाल आप लोगों को फेस करने हैं। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। देखो और वाला सवाल है, ठीक है, और वाला सवाल भी करते हैं। यहां से हमारा बेटा थोड़ा सा लाइन की इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट and is perpendicular to these two lines r vector and this vector। तो आपको पता है बेटा कि लाइन की इक्वेशन में कैसे लिखते हो आप, जैसे आप इसको लिख सकते हो, जैसे आप एक काम करो ऐसे लिख दो, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर टाइप का, ये हमारा लाइन का इक्वेशन होता है इन वेक्टर फॉर्म। जहां पर ये वाला जो वेक्टर है ये आपको पॉइंट बताता है एक लाइन पे, और ये बताता है उसकी डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो अब अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी है जो कि इस पॉइंट से पास करती है और इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो बेटा इन दोनों को उठाओ, क्योंकि ये डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं, और इनका क्रॉस कर दो। तो क्रॉस करने पे आपको एक ऐसी डायरेक्शन मिलेगी जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो सिंपली पहला स्टेप तो क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है यहां पर, ठीक है। तो I J K यहां पर 1 2 5, और ये हो जाएगा 3 - 2 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, I के साथ क्या आएगा 10, और ये हो गया आपका, मैंने सही लिखा है ना, कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, 1 2 5 3 - 2 5 बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा आपका 10 और प्लस 10 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 I कैप, और फिर J के साथ क्या आएगा बेटा 5, और ये हो गया -15, 5 - 15 मतलब -10, और ये -J, तो ये हो जाएगा प्लस 10J का। और फिर K के साथ क्या आएगा बेटा -2 और -6, यानी कि -8K का। कैलकुलेशन देख लेना यार बस, है ना, कहीं पर गड़बड़ ना हुई हो। -8K का, तो ये आपको एक ऐसा वेक्टर मिल गया जो कि बेटा इन दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आपको लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो बहुत ही सिंपल है। लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, आपका पॉइंट वो है, यानी कि -I कैप प्लस 2J कैप प्लस 7K कैप, ठीक है। कुछ भी ले लो, यहाँ पे एक काम करो, कांस्टेंट को ले लो, स्केलर कांस्टेंट को ले लो A, और यहां से आप लोग क्या कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकाल लो, है ना। तो ये हो जाएगा 10I कैप प्लस 5J कैप -4K कैप, खत्म। अब बेटा कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखनी है, कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखोगे, x माइनस ऑफ -1 यानी कि x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 डिवाइडेड बाय 10 शुड बी इक्वल टू y -2, है ना, ऐसे लिखते हैं। और नीचे क्या आता है बेटा, नीचे डायरेक्शन रेशो आता है, तो वही मैं ले रहा हूं यहाँ पे 5। दिस विल बी इक्वल टू z -7 अपॉन -4, बस। इतना करते ही 3 मार्क्स आपकी झोली में गिर जाएंगे बच्चों। चलो अगला सवाल करते हैं बेटा, इंटीग्रल का सवाल है, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। बस इसको रब कर दूं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है सवाल अपना अगला, 28 हो गया, 29 पे आ गया बेटा, सही स्पीड चल रही है ना। फटाफट से अब 5 मार्क वाले सवाल पे भी हम लोग पहुंचने वाले हैं। इवैल्यूएट 1/log x - 1/log x² का इंटीग्रल, है ना। तो बेटा बहुत अच्छी फॉर्मेशन है, ऐसे सवाल काफी टिपिकल है, तो ये कोई नया टाइप का सवाल नहीं है दोस्त। आप लोगों को कुछ नहीं करना, इस पहले वाले फंक्शन को उठा के ना बाय पार्ट्स करना है इसके साथ, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है। तो 1/log x को अपना पहला फंक्शन मान लो, ठीक है। तो 1/log x को छोड़ो, और फिर
वन को दूसरा फंक्शन मानोगे तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले वाले फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो log x की पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस बाहर निकल के 1/log x²। ठीक है, और फिर यहां पर आएगा आपके पास x dx। तो अब देखो क्या आपको वही चीज मिल गई है बेटा जो यहां पर सेकंड में है, बोलो हाँ या ना। अरे log x को तो भी डिफरेंशिएट करना रह गया है ना, ये कट जाएगा। log x की पावर -1 को जब डिफरेंशिएट करोगे तो -1/log x² इंटू 1/x होगा ना, तो ये 1/x में लगाना भूल गया था। ठीक है, तो ये कट गया। तो आपको देखो ये जो सेकंड वाली चीज दिख रही है, इसी का ही तो आप लोगों को अपोजिट साइन यहां दिख रहा है, तो ये और ये खत्म हो जाएंगे। तो आपका आंसर पता है क्या है, प्लस, सवाल खत्म। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, अगला सवाल भी आपका इंटीग्रल का है, ये भी बहुत ही सरल सवाल है बेटा, प्रॉपर्टी यूज करके आप इस सवाल को चुटकियों में फोड़ सकते हो। क्या कह रहा है सवाल, भाई तो पहले मिट जाए यार, छोटा मिनिमाइज होता रहता है अपने आप ही। चलो क्या कह रहा है बेटा, 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx। तो आपको पता है x की जगह 1 माइनस एक्स रख सकते हो, ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी यूज करी है ना, इसी सैंपल पेपर के सॉल्यूशन में। तो ये आपका बाहर वाला 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा x की पावर n dx इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। तो बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, x की पावर n का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, और फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 dx का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। बस आपको इसको सॉल्व करना है बेटा, प्रॉपर्टी लगा के वो इसको सॉल्व करना है। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया है ना, ये तो मतलब मुफ्त के ही 3 नंबर है। उससे ऊपर वाला सवाल फिर भी ट्रिकी है, लेकिन अगर ऊपर वाला सवाल आपको नहीं समझ आता तो आप नीचे वाला सवाल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे, इसको हटा दे। चलो आपका एलपीबी का सवाल आ गया भाई फिर से। तो इस बार ही देखो आपका 3 नंबर में सवाल आया हुआ है, तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, एक आपका 3 नंबर का हो गया, तो टोटल आपके 5 नंबर के सवाल हो गए यहां से। कंसिडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मिनिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स, शो ग्राफिकली दैट द मिनिमम ऑफ z occurs at more than 2 points। तो सबसे पहले तो बेटा हमको ग्राफ प्लॉट करके फिजिबल रीजन वगैरह ये सब देखना पड़ेगा कि बाउंडेड है अनबाउंडेड है। ठीक है, चलो ग्राफ को बनाते हैं सबसे पहले। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 3। देखो x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 3, और y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 3/2। तो ऐसे टाइप का ग्राफ बनेगा। ये क्या है बेटा, ये है 0,3 और ये है 3/2,0। ठीक है, उसके बाद x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 6, और x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। तो यहीं से ही जाएगा इसका ग्राफ, लेकिन यहाँ पे 6 पे काटेगा, तो यहीं पे ही जा रहा है इसका ग्राफ। ठीक है, ये सेम पॉइंट है बेटा, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है 3/2,0, और ये वाला पॉइंट है बेटा आपका 6,0। यस, और ये वाला पॉइंट है बेटा आपका 0,3, है ना। कहानी समझ आ गई सभी को इतनी। अब उसने क्या बोला है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, अब शो ग्राफिकली दैट द मिनिमम। अब देखो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये रहा आपका, ये रहा आपका। तो आपका रीजन कौन सा हो जाएगा दोस्त, इसके ऊपर ऐसे, ये आपका फिजिबल रीजन हो गया। क्या हो गया दोस्त, ये आपका फिजिबल रीजन हो गया। तो अब देखो आप लोगों को 0,3 और 6,0 दिख रहे हैं इस कॉर्नर पॉइंट्स, इन पे इसकी वैल्यू निकालो, इस पे आप इस z फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो 0,3 डालोगे तो बेटा आपको 6 मिलेगा। ठीक है, और 6,0 डालोगे तो भी आप लोगों को 6 मिलेगा। दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। अब ये एक अनबाउंडेड रीजन है, ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे बेटा, इनइक्वालिटी बनाएंगे, x प्लस 2y लेस देन 6।
x प्लस 2y लेस देन 6 का फटाफट से देखो कि रीजन क्या है, क्या वो आपके इस फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करना पड़ता है, जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था। तो x प्लस 2y लेस देन 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 ये रहा। तो इसके नीचे वाला मतलब इनमें इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब ये मिनिमम वैल्यू ही है। ठीक है, अनबाउंडेड रीजन के लिए ऐसे ही करते हैं बेटा, ऑप्टिमम वैल्यूज के लिए। तो ये मिनिमम वैल्यू ये। अब उसने क्या बोला है, शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। तो बेटा देखो इन दोनों पे तो आपको मिल ही रही है, इस लाइन पे आप कोई सा भी और पॉइंट ले लोगे ना, जैसे मान लो आप 2,2 ले लेते हो, ठीक है, अगर आप 2,2 लेते हो तो भी देखो आपको z की वैल्यू 6 मिलेगी, 2 प्लस 2 इंटू 2। तो मोर देन 2 पॉइंट्स आर देयर, ठीक है, जहां पर आपको z मिनिमाइज होते हुए दिखाई दे रहा है। सवाल खत्म। चलो बड़े नेक्स्ट सवाल की तरफ। बेटा प्रोबेबिलिटी का सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आए तो बेटा ट्री डायग्राम यूज करो, बेस्ट है, कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या कह रहा है सवाल, द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स टुडे इज 0.4। If it rains today, the probability that it will rain tomorrow is 0.8। तो चलो एक काम करते हैं, यहां से चालू करते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का ट्री डायग्राम बनाते हैं। और सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां भी नहीं बनाते हैं, यहां बनाते हैं ना, क्लियरली आप लोगों को समझाते हैं कि ऐसे सवालों को करना कैसे होता है दोस्त। तो आप लोग देखो कि आज बारिश हो जाए या फिर आज बारिश ना हो, द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स टुडे 0.4। ठीक है, तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी आज की क्या है, 0.4। और नो रेन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर दोस्त, 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6। फिर क्या बोला हुआ है, इफ इट रेन्स टुडे द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.8। मतलब अगर बारिश हो गई आज तो फिर कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.8। If it does not rain today, the probability that it will rain tomorrow is 0.7। अगर आज बारिश नहीं होती है तो फिर कल बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो क्या है, 0.7 बोला था, क्या था, that it will rain tomorrow is 0.7। ठीक है, तो बेटा कल टुमारो बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर आज बारिश हो जाए तो कल ना होने की, नो रेन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस दिस 0.2। यहां पे नो रेन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मतलब ये आपका टुडे वाला जोन है, ये आपका टुमारो वाला जोन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3। अब देखो उसने क्या क्या चीजें बोली हुई है, P1 डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन टुडे। डज नॉट रेन टुडे वाला गेम कहां है, ये रहा, तो ये आपको P1 दिया हुआ है। फिर क्या है, P2 denotes the probability that it will not rain tomorrow if it rains today। अगर आज बारिश आती है तो कल ना आए, इसको P2 बोलो। आज बारिश आती है कल ना आए, इसको P2 बोलो। P3 किसको बोलना है, दैट इट विल रेन टुमारो इफ इट डज नॉट रेन टुडे। आज बारिश नहीं आती है और कल बारिश हो जाए, इसको P3 बोलो। आज बारिश नहीं आती है, कल बारिश आ जाए, इसको P3 बोलो। ठीक है, और P4 क्या है, डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो इफ इट डज नॉट रेन टुडे। आज भी बारिश नहीं हुई, कल भी बारिश नहीं हुई, इसको P4 बोलो। आज भी बारिश नहीं हुई, कल भी बारिश नहीं हुई, इसको P4 बोलो। अब क्या बोला है, P1 P4 माइनस P2 P3 बताना है, ठीक है, P1 P4 माइनस P2 P3 बताना है बेटा। तो सॉल्व कर लो, P1 कहां है, ये रहा, P4 कहां है, ये रहा, तो 6 तिया 18, 0.18 हो जाएगा ये, माइनस P2 P3 2 7 14, तो 0.14। आंसर क्या आएगा इसका, 0.04। ठीक है, सवाल खत्म, पहला पार्ट तो हो गया खत्म अपना, पहला पार्ट तो हो गया दोस्तों अपना खत्म। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो, कि कल बारिश हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो। तो बेटा अब कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे पता चलेगी भाई, आज बारिश हो जाए कल भी बारिश हो जाए, बोलो हाँ या ना, या फिर आज ना बारिश हो जाए फिर भी कल बारिश हो जाए, क्योंकि हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 0.8 प्लस 0.6 इंटू 0.7।
बोलो हाँ या ना, समझ आ रहा है ना भाई, अच्छा सवाल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो अपन लोगों को बताना था भाई। तो अपने को पता है कि भाई आज बारिश हो जाए तो कल बारिश होने का क्या है, आज बारिश ना हो तो कल बारिश होने का क्या है, बस हम लोग इनको ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 32 यानी कि 0.32 प्लस 42 यानी कि 0.42, है ना। कहीं गड़बड़ तो नहीं करी, नहीं सही है। तो ये हो जाएगा आपका 70 74 0.74। दिस विल बी योर आंसर। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है भाई, देखो और वाला सवाल है, रैंडम वेरिएबल वाला सवाल है। एक बार ये वाला सवाल भी देख लो कि ऐसे सवालों के साथ कैसे डील करते हैं। A random variable x can take all negative integral values and the probability that x takes the value r is proportional to 5 की पावर माइनस r. Find probability when x is less than 3। ठीक है, रैंडम वेरिएबल पे आपको कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। चलो इस वाली चीज को हम लोग यहीं सॉल्व कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा ये। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू r इज, तो बेटा आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी x टेक्स द वैल्यू r इज proportional to 5 to the power minus r is proportional to 1 by 5 to the power r। ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ, कैसे हटाओगे बेटा, एक कांस्टेंट डाल दो यहाँ पे k। ठीक है, तो k बाय 5 की पावर r। बोलो ठीक है। अब आपको क्या लेना है बेटा, x कैन टेक ऑल नॉन इंटीग्रल वैल्यूज। ऑल नॉन इंटीग्रल वैल्यूज मतलब कि जीरो से कहानी चालू होगी x की। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा k अपॉन 5 की पावर 0 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा k। ठीक है, ऐसे ही x की वैल्यू 1 डालोगे आप तो आप लोग क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा k बाय 5। फिर ऐसे ही x की वैल्यू 2 डालोगे तो बेटा k बाय 5 का स्क्वायर, फिर k बाय 5 का क्यूब। तो आप एक बात बताओ, जब आप इन सबको ऐड करोगे टिल इनफाइनाइट तो आपको सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज यानी कि 1 मिलेगा। इसी चीज को यूज करके हम लोग ना k की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, k कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्या है बेटा, जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये सबका सब 1 के बराबर है। तो आप यहां पे लगाएंगे a अपॉन 1 माइनस आर वाला फंडा। तो यहां पे 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 5 यानी कि 4 बाय 5। तो ये हो जाएगा 5 बाय 4 के बराबर। ठीक है, तो 5 बाय 4 टाइम्स k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 4 बाय 5 आएगी। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, तरीका आप लोगों को समझ आना चाहिए। कैलकुलेशन तो इधर उधर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, तो k की वैल्यू 4 बाय 5 आ गई। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है ना रैंडम वेरिएबल की टर्म्स में मिल गया है। अब आपको क्या पता करना है भाई, फाइंड p x लेस देन 3। तो आपको कुछ और बताना ही नहीं था बेटा, आपको तो सिर्फ ये बताना है। खत्म बस। तो मतलब k की वैल्यू डाल दो 4 बाय 5। तो ये हो जाएगा 4 बाय 5 प्लस 4 बाय 25 प्लस 4 बाय 125। ये आपका आंसर होगा बेटा सिंपली। तो ये हो गया आपका 4 बाय ये हो गया 4 एक सेकेंड, हाँ ये हो गया 4 बाय 5, ये हो गया 4 बाय 5 स्क्वायर यानी कि 4 बाय 25 और ये हो जाएगा 4 बाय 125। इन तीनों को ऐड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं बेटा, अब आ रहे हैं बेटा हम लोग 5 मार्कर पे। ठीक है, 5 मार्कर पे आ रहे हैं। पहला सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है, बस ग्राफ बनाना है। सबसे पहले किसका बनाना है ग्राफ, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 20 cos 2x। तो अब बेटा देखो यहाँ पे आपको पता है कि cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो आपका जो जैसे नॉर्मल cos x होता है वो 1 से आता है, ये 20 से आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे रेंज देखो एक बारी, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 के अंदर ड्रॉ करना है इसको। तो जब आप पाई बाय 6 वैल्यू डालोगे यहाँ पे तो ये cos पाई बाय 3 यानी कि cos 60 जो कि 1 बाय 2 होता है, तो 20 इंटू 1 बाय 2 10 से चालू होगा। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना दोस्त, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो 20 मार्क कहीं यहां है जहां पे वाई एक्सिस को कट करेगा, लेकिन हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है पाई बाय 6 से, और पाई बाय 6 पे इसकी वैल्यू क्या है, फंक्शन की 10 है। तो ऐसे कुछ आपका ग्राफ जाएगा। ठीक है, अब देखो
आप लोगों को पता है कि भाई ये जीरो भी होगा इसके बीच में कहीं पे, है ना। जीरो कहां पर होगा एक बार देख के पता करके बताओ। तो आपको पता है कि जहां पर ये cos 90 हो जाए, 2x 90 हो जाए, मतलब x की वैल्यू π/4 जो कि इसके बीच में आती है, तो आपका इसका ग्राफ ना बेटा ऐसा जाएगा, देखो ऐसा। तो ये वाला जो लाइन है ये π/6 वाला लाइन है, जहां पे ये जीरो हुआ बेटा ये π/4 है। यार ये क्या हो गया, ये π/4 है, ठीक है। और π/3 पे देखो यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2π/3, मतलब पाई माइनस π/3। तो आपको यहाँ पे ये किसके बराबर मिलेगा, -10 के बराबर मिलेगा। तो ये 10 वाला पॉइंट है और ये -10 वाला पॉइंट है। अब आपको क्या निकालना है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व फ्रॉम द ऑर्डिनेट्स दिस। तो आपको इन शॉर्ट बेटा ये वाला एरिया निकालना है। तो एक निकाल दो, उसको डबल कर देना सिंपली। तो π/6 से π/4, तो आंसर पता है क्या आएगा, एरिया वुड बी, हैंग कर रहा है यार ये, ट्वाइस ऑफ π/6 से π/4, π/6 से π/4 20 cos 2x dx। आसान है ये भी कराने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। cos 2x का इंटीग्रल तो आप लोगों को आता ही है बेटा, sin 2x/2, बस उसके बाद आप लोग लिमिट डाल देना। और ये मैंने 2 गुना क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सिमेट्रिक रीजन है, तो एक निकाल के उसको हम लोग डबल कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। चल इसको हटाते हैं बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसको हटाओ, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है अपना, the equation of the path traversed by the ball headed by the football is this and with respect to xy coordinate। बेटा ऐसा सवाल मैंने अपने पीडीएफ में भी डाला हुआ है, ऐसा सवाल पहले भी आया हुआ है बहुत बारी। कुछ नहीं है यार, आप लोगों को ये वाली सारी की सारी जो आपको वैल्यूज दे रखी है एक्स वाई की यहाँ डालनी है, 3 इक्वेशंस बनेंगी और फिर वहां से ए बी सी की वैल्यू सॉल्व करनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो कैसे करते हैं बेटा ऐसे सवालों को, सबसे पहले आप इक्वेशंस बनाओगे। तो आपकी 3 इक्वेशंस क्या बनेंगी, थोड़ा सा यहां कर देते हैं ना। तो आपको सबसे पहले 2 और 15 डालना है। आपका है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें अब आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि सेटिस्फाई करते हैं 2,15। तो x की जगह 2 डालेंगे तो अपने को y 15 मिलेगा, y 15 मिलेगा। x की जगह 2 डालने पे तो 4a प्लस 2b प्लस c, ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 25 मिलेगा 4 डालने पे, 25 मिलेगा 4 डालने पे, मतलब 16a प्लस 4b प्लस c, ये हो गई अपनी दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन क्या है बेटा, 15 मिलेगा 14 डालने पे, तो 15 मिलेगा 14 डालने पे, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर यानी कि 196a प्लस 14b प्लस c। अब आपको पता है ये 3 इक्वेशन बन गई। सबसे पहले तो आप इसको a x इज इक्वल टू b वाले फॉर्मेट में लिखोगे, जहां पे a क्या होता था आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे बेटा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो a b c के कोफिशिएंट है, 4 2 1, 16 4 1, 196 14 और 1, ठीक है। फिर इसके आगे आएगा जो अननोन्स हैं a b c, दिस विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स, 15 25 15, 15 25 15। अब आपको पता है सबसे पहले आप क्या करते थे बेटा, इसका डिटर्मिनेंट देखते थे। डिटर्मिनेंट देखोगे तो बेटा आपको नॉट इक्वल टू 0 दिखेगा, मतलब इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। तो आपको ये किसके बराबर आता था, x इज इक्वल टू, याद है, a इनवर्स, बोलो। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, a इनवर्स निकालना है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा पहले, फिर उसका आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको a इनवर्स मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ a मिलेगा। एडजॉइंट ऑफ a को क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a जो निकाला था उससे डिवाइड करोगे। बेटा a इनवर्स होता क्या है, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a,
ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं भाई, इसका हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, तो वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए को जो मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाला था उससे डिवाइड करूंगा तो मेरे को ए इनवर्स मिलेगा, फिर उसका मैं बी इस वाले से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मेरे को ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। अच्छा खासा लेंथी सवाल है बेटा, आराम से टाइम लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके बेटा 5 नंबर तुम्हारी झोली में गिरेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कह रहा है। If a function r to r is defined by f of x is equal to mod x cube, show that f double dash x exists for all real x and find it। तो बेटा आपको देखो कुछ करना नहीं है, सिंपल सी कहानी है। आप लोगों को क्या दिया हुआ है, फंक्शन कैसे दिया हुआ है, देखो mod x क्यूब। तो आप लोगों को ये दिखाना है कि f डबल डैश x एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल रियल x। तो सबसे पहले तो आप लोग f डैश x निकालने की कोशिश करोगे, मतलब f डैश x पे अपना डिफरेंशिएबिलिटी वाला टेस्ट करोगे। अब देखो यार यहां पर आप कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करोगे, आप लोग यहाँ पे पता है कि यार ये जो है ना मॉड वो 0 के अबाउट वेरी करता है, तो 0 से छोटी वैल्यू लोगे तो ये कैसा दिखेगा, माइनस एक्स क्यूब की तरह, और 0 से बड़ी वैल्यू लोगे तो एक्स क्यूब की तरह दिखेगा। तो आप इसको यूज करके बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, इसको यूज करके राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 के अबाउट। तो आपको दिखेगा कि ये -3x², ये 3x², ठीक है। मतलब जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे आपको सेम मिलेंगे, है ना, दिख भी रहा है कि 0 0 आएगा। तो आप लोगों को दिखेगा कि भाई 0 पे तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। 0 पे डिफरेंशिएबल है तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, -3x² और क्या कहते हैं 3x², क्योंकि 0 ही बेटा आपका पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन था। उसके अलावा तो बेटा ये इसके पीछे पॉलिनोमियल है, इसके आगे पॉलिनोमियल है 0 के आगे, तो वहां तो ये डिफरेंशिएबल है ही है। 0 हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन था, उस पर भी हमने चेक कर लिया कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो f डैश एक्स निकाल लिया, f डैश एक्स ऐसा दिखने लगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब हमको f डबल डैश x के बारे में पता करना है, तो मतलब अगेन हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके थ्रू हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसके थ्रू हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। दोनों में बातें देखेंगे कि साझा हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे की बातों पे हामी भर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है या नहीं है। आपको दिखेगा कि बराबर है तो आप लोग बोलोगे कि f डबल डैश एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड इट। तो किसके बराबर हो जाएगा, -6x। ठीक है, कहानी क्लियर। चलो बढ़ते हैं बेटा 34th क्वेश्चन की तरफ। और वाला सवाल है ये। अगेन बेटा इसमें ना आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, कैलकुलेटिव सवाल है ये। x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर c का स्क्वायर के बराबर है फॉर सम c ग्रेटर देन 0, prove that this is a constant independent of a and b। तो you have to do nothing, बस आपको इसमें डिफरेंशिएट मारना चालू कर देना है। तो एक बार ही आप क्या करो, dy by dx निकाल लो, तो ये हो जाएगा बेटा 2x माइनस a, ठीक है, इंटू dx by dx प्लस 2y माइनस b इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से तुम्हारा बेटा dy by dx किसके बराबर आएगा, 2 तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ठीक है, अब dy बाई dx आ गया बेटा, तो अब एक तुमको d2y बाई dx2 की जरूरत है, तो इसको तुम लोग क्या करो, दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो एक बारी। ठीक है, तुम लोगों को करके दिखा देता हूं। d2y बाई dx2 किसके बराबर होगा, u बाई बी रूल लगा लो, माइनस को भारी रखो। ठीक है, तो ये y माइनस बी, और यहां पर ये हो जाएगा x माइनस ए का हो जाएगा बेटा तुम्हारा 1। ठीक है, फिर माइनस ये हो जाएगा अपने पास x माइनस ए, और फिर ये हो जाएगा dy बाई dx अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो जब तुम यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू डाल दोगे तो यहां से सब्स्टिट्यूट कर देना, तो तुमको d2y बाई dx2 भी मिल गया है। अब तुमको बस ये जो चीज दी हुई है ना वहां पे d2y बाई dx2 की वैल्यू
और dy बाई dx के होल स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको दिखेगा ये c की टर्म्स में आ रहा होगा, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी तुम लोगों को दिख रहा होगा। बस तुम लोगों को बस ये सब्स्टिट्यूट करना है यार, यहाँ पे जो ये फंक्शन दिया हुआ है इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, अपने आप ही दिखेगा कि ए और बी नहीं है वहां पर। चलो बढ़े थोड़ा सा और आगे, बढ़े थोड़ा सा और आगे। चलो यार अब फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, आते हैं फटाफट से हम लोग अब केस बेस्ड सवालों पे, है ना। बढ़िया। चलो 35वां सवाल क्या कह रहा है बेटा, 35वां सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले ऊपर वाला देखते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 whose vector equations are given by this। तो दिख रहा है बेटा आपको, देखो डायरेक्शंस अलग हैं, तो अब आपको पता है कि दोनों पे परपेंडिकुलर डालने वाला स्क्यू लाइन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो इसका तो यार आप इसको तो डायरेक्टली फॉर्मूले से कर दो यार, हाँ डायरेक्टली फॉर्मूले से कर दो बेटा। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ठीक है, B1 क्रॉस B2। जैसे देखो मैं बता देता हूं आपको, ये जो फॉर्मूले में जो मैं डाल रहा हूं वो क्या क्या है। ये है बेटा आपका A1 वेक्टर, ये है आपका B1, ये है आपका A2, ये है आपका B2। तो B1 क्रॉस B2 डॉट विद A2 माइनस A1, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये आपका फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस का, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आपको आंसर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 1 with respect to the line this, also find the equation of the line joining the given point। again a very typical problem। आप लोगों को पता है सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक पहुंचना पड़ेगा, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा। बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है ना, बहुत ज्यादा रिपीटेड प्रॉब्लम है। इस पॉइंट की इमेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। तो सबसे पहले बेटा इस लाइन पे अगर आप कोई पॉइंट लेना चाहो तो आप कैसे लोगे, वो हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस 3, ठीक है, कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर आप लोगों को क्या करना है बेटा, अब आपको इमेज चाहिए ना, तो ये आपको अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाना है तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इस लाइन के, बोलो हाँ या ना। तो आप लोग इनसे क्या करो, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। तो लैम्डा प्लस 3 माइनस 1 यानी कि लैम्डा प्लस 2, और फिर 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3, ठीक है, और 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 ना, 3 लैम्डा हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गए बेटा आपके इस वाली, देखो जैसे ये लाइन है ये पॉइंट है, तो ये इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए, और इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये रहे। तो आप इनका डॉट कर दो, इंटू 1 प्लस इंटू 2 प्लस इंटू 3 शुड बी इक्वल टू 0। यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस 2, है ना, प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा ना, हाँ, इज इक्वल टू 0। बेटा एक बार कैलकुलेशन देख लेना बस। तो 1 4 5 5 9 14 लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 है यहाँ पर, और ये है -6, तो -4। तो लैम्डा की वैल्यू बेटा आ रही है अपने पास 4/14 यानी कि 2/7, 2/7 आ रही है। तो आपको ये वाला पॉइंट मिल गया, आप जो कि इस लाइन पे लाई करता है, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया आपको, है ना। तो अब आपको बस ये वाला पॉइंट, इसकी इमेज तक पहुंचने के लिए कुछ नहीं करना बेटा। आपको ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है, इसको आप एक्स वाई जेड मानोगे और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लोगे, सवाल समाप्त, ठीक है। चलो भाई अब आ रहे हैं केस बेस्ड पे, है ना। अब थोड़ा सा गला भी यार बैठने को हो रहा है, आई थिंक ऑलरेडी 1.5 घंटे का हो गया ये लेक्चर। चलो अब इसको करते हैं बेटा फटाफट से। क्या कह रहा है भाई रमेश जी, क्या कर रहे हैं, रमेश जी ओनर हैं एक स्वीट शॉप के, उन्होंने रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट्स ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर 540 सेंटीमीटर लिया है, और उससे उनको कंटेनर बनाने हैं
विदाउट टॉप वाले, है ना, क्यूबॉइड बनाना है, मतलब जो मिठाई का डब्बा होता है ना जिसमें 5 पीसेस होते हैं, ऊपर खाली होता है। लेट x सेंटीमीटर बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट आउट फ्रॉम ईच कॉर्नर टू गिव दैट शीट ऑफ द शेप। ठीक है, समझ गया। तो बेटा आप ना कुछ ऐसा समझो कि ना सिचुएशन ऐसी है कि उसके पास ना ऐसे कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं जिनकी डायमेंशन क्या है, 25 बाय 40। ठीक है, मान लो ये 25 है, ये 40 है। उसको क्या करना है बेटा, उसको ना हर कोने से ना एक्स एक्स वाले ना स्क्वायर ऐसे काटने हैं और फिर इनसे ओपन बॉक्स बनाना है। तो ये क्या है बेटा, एक्स एक्स एक्स। तो आप खुद सोचो, विजुअलाइज करो, जब आप इससे क्यूबॉइड बनाओगे, ओपन बॉक्स बनाओगे ऐसा कुछ, तो इसकी डायमेंशंस के बारे में बताओ जरा। ये वाली चीज ऐसे उठेगी, ये वाली चीज ऐसे उठेगी, है ना। तो ये हो जाएगा अपना 25 माइनस 2x और ये हो जाएगा 40 माइनस 2x। तो ये 25 माइनस 2x हो जाएगा, ये 40 माइनस 2x हो जाएगा। और हाइट कितनी उठेगी बेटा, x या फिर 2x? हाइट सिर्फ और सिर्फ x उठेगी, बस। अब क्या बोला है सवाल में, देख लेते हैं। एक्सप्रेस द वॉल्यूम v ऑफ ईच कंटेनर इन द फंक्शन ऑफ x ओनली। तो बेटा वॉल्यूम फंक्शन बता दो आप, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस 2x, बस। यही आपका उत्तर है पहले का। दूसरा सवाल क्या है, dv बाई dx निकाल दो। अब भाई ये तो कर लोगे, फंक्शन बना के दे दिया। फॉर वट वैल्यू ऑफ x द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम। तो बेटा कुछ नहीं करना, dv बाई dx निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे वहां से, ठीक है। फिर क्रिटिकल पॉइंट जब तुमको पता चल जाएंगे, फिर तुमको d2v बाई dx2 निकालना पड़ेगा। फिर तुमको क्या बताना है बेटा, मैक्सिमा बताना है ना। तो d2v बाई dx2 देख लेना, कौन से क्रिटिकल पॉइंट पे लेस देन 0 है, वही तुम्हारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। वहां से तुमको मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। और वाला सवाल क्या कह रहा है, चेक वेदर v हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू 65/6 और नॉट। तो बेटा देखो, आपका अगर क्रिटिकल पॉइंट में ये मौजूद होगा तो आप देख लेना कि इस पॉइंट के अबाउट आपका dv बाई dx का साइन चेंज ना हो रहा हो, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट में 65/6 ना आ रहा हो तो आपको d2v बाई dx2 को 0 डालना पड़ेगा। d2v बाई dx2 यही होता है बेटा आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को लेके जो भी एल्गोरिदम होता है आपका। तो d2v बाई dx2 से आपको फिर 65/6 मिलेगा। तो आपको देखना है कि d2v बाई dx2 का जो साइन है अबाउट दिस पॉइंट चेंज होना चाहिए, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव या तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तब जाके आपका ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ये सारी की सारी बातें बेटा वन शॉट में मैंने कवर कर रखी है ना, ये सारी की सारी बेसिक चीजें। चलो एक बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस का यहाँ पे ना बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही उम्दा सा सवाल है, ठीक है। केस बेस्ड में सवाल दिया गया है। एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरीज, बॉयज एंड गर्ल्स, in all there were 250 participants. Among all of them, finally 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected for the final race. Ravi forms the 2 sets B and G with these participants for his college project. तो बेटा रवि ने B सेट ले लिया जिसमें 3 लड़के हैं और एक G फाइनल सेट हो गया जिसमें 2 लड़कियां हैं, ठीक है। सेट ऑफ बॉयज सिलेक्टेड एंड G इज द सेट ऑफ गर्ल्स हु वर सिलेक्टेड। तो रवि अब भाई रवि अब थोड़ा रिलेशन फंक्शन वाला गेम खेलेगा इन शॉर्ट। तो रवि विशेस टू फॉर्म ऑल द रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी। हाउ मेनी सच रिलेशंस वुड बी पॉसिबल। बेटा इससे ज्यादा आसान सवाल आ सकता है क्या? आप लोगों को दिख रहा है 3 है और यहां पर है 2, तो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएंगे। तो अब आपके रिलेशंस इज नथिंग बट यार आपके टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो 2 टू द पावर 6 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। बस राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है बेटा? आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑन जी निकालना है ना। हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा G1 को G1 के साथ पेयर कर दो बस, और G2 को G2 के साथ पेयर कर दो। ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। ध्यान रखना सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है उस सेट पे, ठीक है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा सवाल क्या कह रहा है? रवि डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम बी टू बी एज दिस, B1 B2 B2 B1, ठीक है। राइट द मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड इन R1 सो दैट इट बिकम्स रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो जाए लेकिन सिमेट्रिक ना हो, ठीक है। तो बेटा आप देखो यहां पर हम लोगों को अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है
तो हमको B1 का B1 के साथ, B2 का B2 के साथ, B3 का B3 के साथ हम लोगों को रिलेशन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें हम लोगों को एक तो बेटा ये ऐड करना पड़ेगा, B1 B1, B2 B2, B3 B3। और सिमेट्रिसिटी नहीं चाहिए तो बेटा एक कुछ भी एक ऑर्डर्ड पेयर ऐड कर दो और उसका उल्टा मत ऐड करना। तो आपके पास B1 B2 है, B2 B1 है, एक काम करो B1 B3 ले लो बस। तो आप लोगों के ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए जो आप इसमें ऐड करोगे तो आपको एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिलेगा जो कि सिमेट्रिक नहीं है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, बट ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है। तो अब बेटा देखो, ये देखो यहां पे ना एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी आप लोगों को, यहां पे ना दोस्तों एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे रिफ्लेक्सिव चाहिए अपने को, तो अपने को पता है कि ये तीनों तो चाहिए। अगर मैं R1 में सिर्फ ये तीनों ऐड करता हूं, मतलब 5 ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, देखो ऐसे B1 B2 B2 B1, फिर अपने पास क्या है बेटा B1 B1 B2 B2 B3 B3, क्योंकि अपनी कंडीशन क्या है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो। तो देखो B1 B2 है तो B2 B1 है, B1 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 B1, B2 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 B3 B3। तो ये एक सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, लेकिन क्या ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी तो चाहिए ना कि ट्रांजिटिव ना हो। तो देखो अगर B1 B2 मौजूद है और B2 B1 मौजूद है तो B1 B1 मौजूद होना चाहिए, है, ठीक है। उसके बाद B1 B2 मौजूद है, B2 B2 मौजूद है तो B1 B2 मौजूद होना चाहिए, है। उसके बाद बेटा देखो, उसके बाद क्या है आपका, देखो B1 सेकंड नंबर पे आ रहा है तो B2 B1 है, B1 B1 है तो B2 B1 होना चाहिए, है। अब आप लोग यहां पे ध्यान से देखो कि आप लोग इसको किसी के साथ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहां पे जो पहला एलिमेंट है वो कहीं पर भी एज दूसरा एलिमेंट नहीं है। तो बेटा ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, मतलब अगर ए बी मौजूद है और बी सी मौजूद है तो ए सी भी मौजूद है। तो मतलब ये आपका करेक्ट उत्तर नहीं है। तो आप लोगों को इसमें कुछ ऐसा और जोड़ना पड़ेगा जिससे ये ट्रांजिटिव ना रह जाए, जिससे ये ट्रांजिटिव ना रह जाए। तो बेटा देखो आपके पास B3 B3 है ना, तो एक काम करो B1 B2 B2 B1 हो गया ना, तो आप एक काम करो B2 B3 और B3 B2 ऐड करो। अब देखना, अब देखना कि ये ट्रांजिटिव रहता है या नहीं रहता। तो अब देखो B2 B3 है, B3 B3 है, तो B2 B3 होना चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद अपने पास B3 B2 है और ये रहा B2 B2 है, तो B3 B2 होना चाहिए, बिल्कुल है। B3 देखो यहां से देखो B3 B2 और B2 B1 है, तो B3 B1 होना चाहिए। B3 B1 है क्या यहाँ पे? नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो बेटा बहुत स्मार्टली खेलना पड़ेगा। ये एक नंबर जो है ना, ये बाद वाला सवाल जो है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस पहले करके जानी पड़ेगी तुम लोगों को, तब समझ आएगा। वरना तुम लोग क्या करोगे, सिर्फ इन दोनों में ना तुम लोग क्या करोगे, B1 B1 B2 B2 B3 B3 ऐड करोगे और बोलोगे कि सर सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव है या नहीं है देखना ही भूल जाओगे। तो इसलिए ट्रांजिटिविटी भी चेक करनी है कि ट्रांजिटिविटी नहीं होनी चाहिए। बहुत क्लियरली बोल रहा है ये, ठीक है। चलो और वाला सवाल देखते हैं बेटा। और वाला सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है यार, है ना, तो इस पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जौन सा सवाल पे टाइम लगाना था मैंने लगा दिया, मुझे जहां पे पता था कि तुम लोग फंसोगे। चलो इसको निपटा दिया अपन ने। हाँ। सेकेंड वाला सवाल क्या कह रहा है कि 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है इसको यार। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो 1 1 प्रूफ करने के लिए आप क्या बोलते हो कि यार हम लोग एक काम करते हैं, x1 x2 दो अपन एलिमेंट्स ले लेते हैं, है ना, दो अपन लोग डोमेन में पॉइंट्स ले लेते हैं और बोलते हैं कि यार देखो इन दोनों की ना एक कॉमन इमेज है, यानी कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है। फिर हम लोग अपना इसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और हमको पता चल जाता है कि x1 x2 के बराबर है। तो यहां से हम बोलते हैं कि फंक्शन 1 1 है। और ऑन टू के लिए तो बेटा आपको सिंपली दिखाना है कि यार जो ये रेंज है वो आपकी कोडोमेन के बराबर आ जाएगी, दैट इज इट, ठीक है। आसान सा सवाल है। उसके बाद बेटा ये तीसरा वाला सवाल बहुत अच्छा है। तीसरा वाला सवाल बहुत ही उम्दा सवाल है, ठीक है। इस सवाल को पहले अच्छे से लैंग्वेज को समझेंगे,
अर्का के पास 2 केजेस हैं जिसमें बर्ड्स हैं। केज 1 में बेटा 5 पैरेट्स हैं और 1 आउल है। केज 2 में 6 पैरेट्स है। अर्का एक दिन दोनों के दोनों केजेस को ना बंद करना भूल जाती है और 2 जो बर्ड्स है ना वो केज 1 से केज 2 में जाती हैं और फिर केज 2 से केज 1 में आ जाती हैं वापसी, 2 बर्ड्स। Assume that all the birds have equal chances of flying. On the basis of the above information, answer the following question. When 2 birds flew from cage 1 to cage 2 and 2 birds flew back from cage 2 to cage 1, then find the probability that the owl is still in cage 1. कि owl cage 1 में हो, वापस आ गया हो या फिर गया ना हो। तो बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले तो ना आपको ना ये ना कंडीशंस बनानी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेगी कि ये केज 1 है, ये केज 2 है। यहां पे क्या था बेटा, 5 पैरेट्स, 1 आउल, ठीक है, और यहां पे आपके पास 6 पैरेट्स हैं। तो आपके 2 बर्ड्स यहां से यहां फ्लाई करी, ठीक है, तो 2 बर्ड्स बेटा यहां से यहां फ्लाई करी, तो हो सकता है कि यार 1 पैरेट और 1 आउल फ्लाई कर जाए, है ना, बोलो हाँ या ना। और यही बेटा वापस भी आ जाए, 1 पैरेट और 1 आउल ही वापस भी आ जाए। एक दूसरा तरीका ये भी है कि बेटा यहां से यहां तक ना, क्या पता आपके 2 पैरेट्स फ्लाई कर जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर 8 पैरेट हो जाएंगे तो वापसी आएंगे तो बेटा 2 के 2 पैरेट ही वापसी आएंगे। और एक तरीका ये भी है बेटा कि आपके यहां से यहां, ठीक है, यहां से यहां 1 पैरेट और 1 आउल फ्लाई कर जाए, लेकिन आउल जो है ना वो केज 2 में रुक जाए और 2 पैरेट वापस ही आ जाए, ठीक है, ये वाला केस भी हो सकता है कि यहां से 2 पैरेट वापस आ जाए। इन तीनों के अलावा आपके कोई केस नहीं है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है when 2 birds flew from cage 1 to cage 2 and 2 birds flew back from cage 2 to cage 1, then find the probability that the owl is still in cage 1। तो owl बेटा एक तो ये पहले वाले केस में रहेगा और एक दूसरे वाले केस में रहेगा, तो इन दोनों का, ये दोनों आपके फेवरेबल केसेस बनेंगे और टोटल केसेस आप लोगों को दिख रहे हैं। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले टोटल केसेस का बना लेते हैं और डिनोमिनेटर में डाल देते हैं। तो टोटल केसेस क्या हो जाएंगे अपने पास, 5 में से 1 पैरेट चूज करनी है, तो 5C1, ठीक है, और 1 आउल चूज करनी है 1 में से यार, ठीक है, तो चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1C1। और फिर आएगा यहां से बेटा, जब यहां पे 8 लोग हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें 7 पैरेट्स हो जाएंगी और 1 आउल हो जाएगा और इन्हीं को ही वापसी लेकर आना है। तो 7 में से बेटा अपने को 1 पैरेट चूज करनी पड़ेगी, ठीक है, और आउल तो बेटा आ ही जाएगा अपने आप प्यार से। प्लस सेकंड वाला केस ये वाला ले रहा हूं कि आप यहां से ना क्या करते हैं बेटा, आप यहां से 2 पैरेट्स को भेज देते हैं, 5 में से 2 पैरेट्स को भेज देते हैं और 1 में से तो कोई भी नहीं जाएगी दोस्त, है ना, हटा दो इसको, लिखो ही मत। और फिर वहां से 8 से आपके 2 आने चाहिए वापसी, प्लस अब ये ऊपर वाला केस करोगे तो अगेन आपको 5 में से 1 चूज करना है इनटू, और आपको 1 से 1 चूज करना है, हटा दो इसको, ठीक है, और फिर यहां से जब वहां पहुंचेगा तो यहाँ पे 7 पैरेट होंगी और 1 आउल होगा और 2 पैरेट्स वापसी आ रही हैं, तो 7 में से 2 आएंगी, ठीक है, और जो आपका दूसरे वाले भैया उसमें से तो कुछ चूज ही नहीं करना है आपने को, ना, बस। और अब इसमें से बेटा हमारे फेवरेबल केसेस कौन से हो जाएंगे कि आउल हमारी वापसी आ गई है ना, तो एक ये वाला केस और एक ये वाला केस, है ना, या इसमें वापसी आ गई और इसमें गई नहीं थी, तो ये दोनों को आप यहाँ पे लिख दो। देखो जो ये है ना, ये आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा पूरा का पूरा, बस। और अब आपको सॉल्व करना है, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, प्रेफर्ड केस अपॉन टोटल केसेस। बस ये केसेस समझने बहुत जरूरी हैं कि किस किस तरीके से इधर उधर आदान प्रदान होगा बर्ड्स का, ठीक है। अगर ये वाला सवाल समझ आ गया तो तुम लोग अब इसके सेकंड सवाल का उत्तर मेरे को कमेंट्स में दोगे। बेस थ्योरम लगानी है, सिंपल, ठीक है, सारी की सारी मेहनत मैंने कर दी है, अब तुमको बस कुछ नहीं करना, बेस थ्योरम लगानी है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।
थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपका 2024-25 क्लास 12th मैथ्स का डिटेल्ड सॉल्यूशन होता है खत्म। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे सवाल बेटा आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस किए होंगे अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो। अगर आप मेरे वन शॉट्स देख रहे हो, मेरी पीडीएफ को यूज कर रहे हो, तो ये सारे के सारे सवाल आप लोगों ने देख रखे होंगे, तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बनाने में। लेकिन आप अभी भी वही घिसे पिटे सवाल कर रहे हो, पीवाईक्यूज बहुत पुराने पुराने लगा रहे हो, तो बेटा ये सब सवाल आपको बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये सब के सब न्यू पैटर्न पे बेस्ड सवाल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।